लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसका अभी चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा एक्साइटिंग न्यू ट्रेंड्स इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर हमारे कौन से न्यू ट्रेंड्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो इसको चैलेंजेस के तौर पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि ओपीएम के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो क्या-क्या चल रहे हैं और उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। और साथ-साथ उसने वैसे बोला हुआ है कि अगर आप फिगर 1.5 में देखें तो उस फिगर के अंदर भी कुछ न्यू ट्रेंड्स और चैलेंजेस के बारे में उसने बताया हुआ है, डायरेक्शन के बारे में उसने बताया हुआ है। खैर, हम यहाँ पे सबसे पहला अपना ट्रेंड देखते हैं, एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऑपरेशन एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़, इन दोनों के दरमियान अक्सर जो है वो कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि क्या ये दोनों सेम होते हैं। दोनों का मतलब तो अखलाकियात ही है, लेकिन एथिक्स कहते हैं बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट को, जो कि आपको बताए जाते हैं कि इनको हर तरीके से और हर सूरत में आपने क्या करना है, फॉलो करना ही करना है। तो एथिक्स के बाद दूसरा इसमें आता है ग्लोबल फोकस की बात कर रहे हैं। ग्लोबल फोकस में क्या होता है कि हम यहाँ पे द रैपिड डिक्लाइन इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैज मेड मार्केट्स इन ग्लोबल। तो लोग अब क्या करते हैं कि जैसे एक ग्लोब होता है ना, ऑफिस में पड़ा होता है जिसमें पूरी दुनिया का मैप होता है, इसी तरह का ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है कि आप अपनी मर्जी से जब भी चाहें बॉर्डर के बैरियर को खत्म करते हुए अपनी गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी जगह पे या किसी भी कोने पे अगर कोई मुल्क मौजूद है तो वहां पे दे दें। तो ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन होती है। तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें एफिशिएंट प्रोडक्शन, क्रिएटिव डिजाइन और क्वालिटी ऑफ गुड्स की तरफ भी क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है, अच्छा ये दोबारा से शुरू हो गया, मैं इसको सेकंड स्टडी। ग्लोबल फोकस के बाद नेक्स्ट वन इज द रैपिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहा है। रैपिड कहते हैं बेसिकली क्विकली। हमने क्या करना होता है कि आज के दौर में जैसे ही हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, हमने फौरी तौर पे उन ऑर्डर्स को कंप्लीट करना होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ये पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अलाइंसेस, मतलब कि हमें पार्टनरशिप पार्टनर्स जो हैं वो बनाने चाहिए जो कि हमारे बिहाफ पे काम करे, दैट आर द मोर रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव। कि हम क्या करें कि जैसे ही हमारे पास मार्केट में ऑर्डर्स आए तो हम उनको फौरी तौर पे या क्विकली क्या करें, कंप्लीट करें। नेक्स्ट वन इज द इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटली सेंसिटिव प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंटली सेंसिटिव प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, कहते हैं कि इट्स बेटर टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्टिविटी का एक क्या है, एक बैटल चल रही है, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि बेसिकली हमने कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये कहते हैं ऑपरेशन जो मैनेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए अपनी गुड्स का डिज़ाइन जो है वो बेहतर कर रहे हैं, बेहतरीन बना रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी पैकिंग जो है वो अच्छी करें, ताकि उसमें कम से कम लॉस हो, उसमें स्पॉइलेज कम से कम हो और वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो। बट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली से मुराद ये है कि हमारी चीज़ जो है इन्वायरमेंट या नेचर के अगेंस्ट ना हो। जैसे कल मैं परसों न्यूज़ देख रहा था टीवी पे कि अब साइंसदानों ने वो प्लास्टिक बना ली है जो 100 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। नहीं तो आजकल जो प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह आ रही थी, इनको कम से कम 100 ईयर्स चाहिए होता था। लेकिन अब वो जो प्लास्टिक बना रहे हैं वो 100 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जिससे जमीन की फर्टाइलिटी को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द मैस कस्टमाइजेशन की बात कर रहे हैं जी। मैस कस्टमाइजेशन कहते हैं बड़े पैमाने पे आप क्या करते हो, चीज अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हो बनाने के बाद। तो बड़े पैमाने पे चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको मार्केट प्लेस देखनी पड़ती है, कल्चर देखना पड़ता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने पड़ते हैं, और इसके साथ साथ वो है इनोवेशन की ऑप्शंस देखता है, सब्सटेंशियल प्रेशर्स वगैरह जो होते हैं वो देख रहा होता है कि क्या हम इन प्रेशर्स को बर्दाश्त कर भी सकते हैं कि नहीं सकते, कर सकते, वेदर्स वगैरह को देख रहा होता है। तो ये बेसिकली ये भी एक किस्म का ट्रेंड है जी, उसने बड़े पैमाने पे क्या करना है, चीज़ों को बनाना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं जी, यहाँ पे ये होता है कि द नॉलेज एक्स
explosion and more technical workplace have the combined to require the more competences in the workplace. Operation manager are responding by the moving more decisions making to individual workers. एम्पावर्ड एम्प्लॉयज के बाद वो ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयज के पास नॉलेज है, उनके पास अगर टेक्निकल स्किल्स हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि उनको एम्पावर्ड करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी दें, ताकि वो वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी स्किल्स के मुताबिक एक डिसीजन ले सकें, जिससे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकें। उसके बाद सप्लाई चेन पार्टनरिंग की बात कर रहे हैं जी। सप्लाई चेन बेसिकली ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें आप चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें वो ये कहता है कि शॉर्टर पीएलसी demanding customer and fast changes in the technology material processes required by the supply chain partners is to be more in tune with the needs of the end users, and because the suppliers can contribute a unique expertise, operations managers are outsourcing and building long-term partnership with the critical players in the supply chain. तो सप्लाई चेन का जस्ट एक मतलब ये नहीं होता कि आप चीज़ें गाड़ी में डालें, एक जगह से उठाएं उसको और दूसरी जगह पे ले जाएं। इट डजंट मीन। सप्लाई चेन का मतलब ये भी होता है कि आपने लिंक्स और अपनी चेन एक बना के रखनी है, जैसे होलसेल और रिटेलर कस्टमर्स, पीछे से मैन्युफैक्चरर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, इनसे भी आपने क्या करनी होती है कि एक लिंक बना के रखना है। जेआईटी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं जी। अच्छा ये जो हमने जितनी भी हेडिंग्स पढ़ी है ना, ये इन हेडिंग्स के आगे चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जेआईटी इन परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, कहते हैं इन्वेंट्री रिक्वायर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड impede respond to the rapid change in the marketplace. These forces push operation managers to vigorously cut inventories at any level from raw material to finished goods. अब जेआईटी कहते हैं जी जस्ट इन टाइम, कि आप जो है जैसे ही आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, आप उन ऑर्डर्स को पकड़ें, उसी टाइम कंप्लीट करके दे दें, आप चीज़ें स्टॉक में ना रखें, क्योंकि स्टॉक की अपनी कॉस्ट होती है, फिर गुड्स स्पॉयल होती हैं, उसकी भी एक कॉस्ट होती है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है। तो जेआईटी बेसिकली आपने अपने ऑपरेशंस को ऑन बोर्ड रखना होता है, कि जैसे ही ऑर्डर मिला आपको इसको कंप्लीट कर दें। ये बेसिकली जापानीज एक टेक्नोलॉजी या टर्म थी जिसपे लोग जो है फॉलो करते हैं। तो खैर इस पे भी आगे चैप्टर्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। वो ये कहते हैं दीज ट्रेंड्स आर द पार्ट ऑफ द एक्साइटिंग ओम ऑपरेशन मैनेजर चैलेंजेस दैट आर द डिस्कस इन दिस टेक्स्ट। कहता है जी ये जनाब जो चैलेंजेस हमारे ओएम के अंदर आते हैं, ये उसका एक पार्ट है, जो कि इस चैप्टर के अंदर क्या किया गया, डिस्कस किया गया। सो बाकी जो है ये आप जो आपके सामने एक आ रही है, एक फिगर आ रही है, तो उसमें आप देखें सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, एथिक्स एंड रेगुलेशंस नॉट एट द फॉर फ्रंट। और उसके बाद इसकी रीजंस क्या आई हैं जी, पब्लिक कंसर्न ज़्यादा हो गए, कि करप्शन आना शुरू हो गई थी, चाइल्ड लेबर आ गई थी, पोल्यूशन थी, और उसकी वजह से अभी करंटली ये क्या चैलेंज बन गया कि पहले इस पॉइंट को, यानी ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर एथिक्स एंड रेगुलेशंस को इतना खास नहीं था समझा जाता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सेंसिटिविटी में इजाफा होता गया, लोगों ने इसको हाई चैलेंज समझना शुरू कर दिया एथिक्स को। अभी भी आप देखें सियालकोट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यानी ये स्पोर्ट्स का सामान बनाने के लिए, लेकिन वहां पे स्टिल अगर चाइल्ड लेबर का कहीं पता चल जाए तो वो इंटरनेशनली उस प्रोडक्ट को रिसीव नहीं करते। तो जैसे फीफा का आपको पता कि फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल्स हैं वो सियालकोट इंडस्ट्री से बनकर जाते होते हैं। तो लेकिन फीफा वाले भी ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि अगर यहाँ पर चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व है तो वो उस ऑर्डर को फौरी तौर पर कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह ये कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोकल या रीजनल अप्रोच है, लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन है, ये फिर इनकी कुछ रीजंस बनती हैं और ये फिर हाईली चैलेंजेस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको डिस्कस कर लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ रहा है इसमें प्रोडक्टिविटी चैलेंज लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ओएम, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसी पोर्शन में से, जिसमें से डेफिनेशंस भी अक्सर औकात उठाकर वो दे देता है, और 5 नंबर का नोट भी दे देता होता है कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या करें, आप नोट लिखना स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कि हम कम इनपुट लगा के ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज डिवाइडेड बाय वन और मोर इनपुट सच एज लेबर कैपिटल और मैनेजमेंट। ये तो उसने बात बता दी है फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर मैं इसके फार्मूला की तरफ आता हूँ कि प्रोडक्टिविटी का अगर हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो प्रोडक्टिविटी में बेसिकली दो
इसके वो आते हैं कैटेगरीज हैं। एक ये कि सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, एक होता है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी। सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही फैक्टर के साथ अपने यूनिट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके साथ डिवाइड करते हैं, जैसा कि वो लेबर का होता है। और एक होता है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक से ज्यादा फैक्टर्स को जमा करते हैं, फिर अपनी आउटपुट को उस पर डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये आउटपुट के नीचे लिखा हुआ है लेबर प्लस मटेरियल एनर्जी कैपिटल एंड मिसलेनियस। इनको प्लस करके फिर हम आउटपुट को उस आंसर के ऊपर डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये सिंगल फैक्टर एंड मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है, ये इसके मैंने आपको क्या बताया, फार्मूला बताया है। अब थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं यहाँ पे कि सर व्हाट आर द चैलेंजेस इन प्रोडक्टिविटी। उस प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट भी हमने देख लिया। अब इसके अंदर बेसिकली क्या चैलेंजेस जो आते हैं उनसे आप क्या मतलब लेंगे इसका। तो चैलेंजेस से मुराद यही है कि भाई आपने क्या करना होता है कि आप कोशिश यही करते हैं कि मैं कम इनपुट इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करूं। इट इज़ अ चैलेंज इन द ऑपरेशन मैनेजमेंट। बाकी अगर आप उसको हेडिंग दे के लिखना चाहें तो हेडिंग के लिए मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा बेटे कि आप इसको क्या करें, ये पैराग्राफ द इम्प्रूवमेंट कैन बी अचीव टू वेज रिड्यूसिंग इनपुट, यहाँ से लेके आप इसको अपना इस पैराग्राफ तक पढ़ें और अपनी हेडिंग जो है हाईलाइट कर लें, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी वाला है। एक बेनिफिट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और एक बेनिफिट आपका ये बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है। इसी तरह कुछ बेनिफिट्स इस पैराग्राफ के अंदर है। तो ये बेसिकली जो है इसको आप सेल्फ स्टडी करें। इस पोर्शन में से 5 नंबर का जो नोट होता है उसके आने के चांसेस होते हैं 20%, लेकिन इसी पोर्शन में से जो न्यूमेरिकल के आने के चांसेस होते हैं 5 से 6 नंबर के, उसका जो परसेंटेज है या उसकी जो परसेंटेज है उसके चांसेस जो है वो 80% होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया नीचे प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट का फॉर्मूला बाय सिंगल फैक्टर एंड मल्टी फैक्टर। अगर मैं यहाँ पे खैर इसको थोड़ा सा हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप नीचे आए जरा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उससे पहले न्यूमेरिकल की तरफ जाऊँ, मैं उससे नीचे आता हूँ। ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करते हुए, मतलब कि एक चैलेंजेस के तौर पे हमारे पास ये हेडिंग्स आ रही हैं तीन कि क्वालिटी, यानी आपने जब भी प्रोडक्टिविटी करनी है तो आपने क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो आते हैं, मतलब कि आपने जो स्वॉट एनालिसिस पढ़ा हुआ था उसमें आखिरी वाले जो दो एलिमेंट्स होते हैं, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, उस वो वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए भी आपने क्या करना होता है कि अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव या मेंटेन करनी होती है, और जिसके अंदर आपके मैनेजरियल डिसीजंस भी आ जाते हैं, कंपेटिटर का चैलेंज भी आ जाता है, ईटीसी एंड लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच कांट बी कंट्रोल बाय अ सिंगल मैनेजर। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं उसमें शामिल होती हैं। थर्ड वन इज द प्रिसाइज यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। प्रीसाइज मतलब कि अगर आपके पास प्रोडक्टिविटी मेजर करने का कोई इस तरह का यूनिट ही नहीं है, जैसे मैं ये कहता हूँ आपने वेट मेजर करना है लेकिन वेटिंग मशीन कोई ठीक है ही नहीं, बुखार चेक करना है तो उसके लिए थर्मामीटर सही नहीं है, वो सही नहीं बता रहा। तो इसी तरह अगर आपने प्रोडक्टिविटी चेक करनी है तो उसके लिए आपके पास मेजरमेंट कोई टूल मौजूद ही नहीं है। तो अगर वो भी नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि मैं कितनी चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूँ, या मेरा जो प्रोडक्टिविटी का जो बेसिकली है वो सही तरीके से मेजर हो भी रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी में आ जाते हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है बेसिकली इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 वेरिएबल्स हैं। नंबर वन इज द लेबर, देन कैपिटल एंड थर्ड वन इज द मैनेजमेंट। तो लेबर का जो कंट्रीब्यूट होता है जी वो 10% होता है, कैपिटल का 38% होता है, मैनेजमेंट का 52% होता है। अब ये आप देख लें जी, अगर आपने अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करना है तो उसमें मैनेजमेंट का कितना ज्यादा रोल है, इतना कैपिटल का भी नहीं है और उससे कम लेबर का है। कि अगर एक मैनेजमेंट जो है वो अगर आपकी स्ट्रांग है तो वो एक बैकबोन का वो रखती है, क्या कहते हैं, एक बैकबोन की हैसियत रख रही होती है, जिस पे पूरा जिस्म या जिस पे पूरा ढांचा या स्ट्रक्चर इंसान का खड़ा होता है। तो लेबर जो है वो ये कहता है कि लेबर अपना 10% रोल प्ले करती है जी उसको इम्प्रूव करने के लिए। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी लेबर को बेहतर कैसे बनाएं, उसको एजुकेट करें, उसकी डाइट अपनी लेबर की ठीक रखें, या यानी खाना पीना वो अपना अच्छा रखे, सैलरीज वगैरह अच्छी दें, सोशल होना चाहिए, वो बंदा अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अक्सर कोई ऐसा मौका आ गया जिसमें आपको अर्जेंटली लेबर की जरूरत है तो आप फौरी तौर पे कॉल करें और लेबर आपकी एक कॉल पे खड़ी हो। तो इस तरीके से भी आप लेबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैपिटल इज द सेकंड मेन वेरिएबल विच इज कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट इन प्रोडक्टिविटी। कैपिटल मतलब आपको पता है सरमाए को कहते हैं। तो मालिक को चाहिए कि कैपिटल जो है अवेलेबल रखे, कुछ रिजर्व उसको बनाकर रखने चाहिए कि मुश्किल हालात में वो उन रिजर्व को यूज कर सके, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है वो सेव रखे। जैसे आप जनरल रिजर्व बनाते हैं, रिजर्व फंड बना रहे होते हैं, कैपिटल रिजर्व बनाते हैं,
तो ये सारे के सारे वो फंड्स होते हैं जो कि आगे चल के किसी भी ऐसे हालात में इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहाँ पे हालात बिगड़ सकते हैं। जैसे अगर बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आप देखें उन्होंने रिज़र्व बनाए हुए थे, तो ये कोरोना के सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं अपने आप को। थर्ड वन इज़ द मैनेजमेंट है जी। जैसा कि आपको पता है 52% रोल इसने बताया हुआ है। तो मैनेजमेंट बेसिकली सब लोगों को पता है कि एक एक सपोर्टिंग एंड बड़ा वो ये कह लें कि अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट देखें जी, मैं एक सिंपल एक मिसाल दूँगा। हम जब मैट्रिक में होते थे ना, तो वहाँ पे एक बड़ा वो मुकाबला होता था, 9-10 इकट्ठी होती थी। तो एक स्कूल से न्यूज़ आई जी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर में 80, 85, 87 बच्चों के नंबर आए हैं 100 में से। तो पता चला कि वहाँ पे जितने भी मैनेजमेंट है वो सारी की सारी यानी कि अपनी मैच्योर और सीनियर स्टाफ पे मुश्तमिल थी। यानी बुजुर्ग थे, बाबे थे, सफ़ेद बाल थे उनके। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ों को मैनेज किया। मैं इस तरह की बेशुमार किस्म की आपको एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ कि लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है, वो जो मैनेजमेंट के अंदर आपने डिसीजन मेकिंग एक कंपोनेंट पढ़ा था, जिसमें आपने इंट्यूशन देखा था, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। तो वो जो डिसीजन मेकिंग होता है, वो अपना एक रोल प्ले करता है। ये 100% बात है। ठीक है, हम जितना मर्ज़ी इसको इग्नोर करना चाहें, लेकिन ये इग्नोर नहीं की जा सकती। मैनेजमेंट जो है, एक अच्छी मैनेजमेंट, एक सुपीरियर, एक नॉलेजेबल मैनेजमेंट जो है, वो एक सोसाइटी को या एक ऑर्गेनाइज़ेशन को ज़मीन से उठाती है, फर्श से उठाती है, उसको अर्श तक ले जाती है। ठीक है? तो बाकी आप देख लें, एक और हमें हमारी टीचर मिसाल दिया करती थी, मलक रियाज़ की। तो बेसिकली है तो वो चिट्टा अनपढ़ है, लेकिन डीएचए का जितना भी है सारा उसके एक जितने भी उसके मैनेजर्स हैं, उन्होंने सँभाला हुआ और आज तक हमें उन मैनेजर्स का पता ही नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। तो बाकी जो है इसमें नॉलेज सोसाइटी की बात करता है, कहता है सोसाइटी इन व्हिच मस्ट ऑफ द लेबर फोर्स हैज़ बीन माइग्रेटेड फ्रॉम द मैनुअल वर्क एंड वर्क बेस्ड ऑन द नॉलेज। माइग्रेट करते हैं जी, आप कोशिश करते हैं आप दूसरे एरिया से लोगों को उठाते हैं जिनके पास नॉलेज होता है और उनको लगा लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी तरह प्रोडक्टिविटी इन सर्विसेज सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जी। आप सर्विसेज सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? वो कहते हैं जी इंटेंसिव है जी, काउंसलिंग के ज़रिए टीचिंग करें जी। उसके बाद फ्रीक्वेंटली फ़ोकस ऑन यूनिक इंडिविजुअल्स एट्रिब्यूट, जो उसके इंडिविजुअल के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा आपके पास आता है, आप उसको एडवाइसेज़ देते हैं, आप उस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे उसकी आदतें ठीक करते हैं, तो ये भी बेसिकली सर्विसेज सेक्टर में आ जाता है। इसी तरह इंटेलेक्चुअल टास्क होते हैं, जो प्रोफ़ेशनल जो हैं वो परफ़ॉर्म करते हैं, जिसमें मेडिकल या डायग्नोसिस वगैरह आ जाता है। मतलब कि डॉक्टर जो हैं एक अपना सेमिनार करवाते हैं, तो वो भी उस चीज़ के पैसे चार्ज करते हैं। ऑफन डिफिकल्ट टू मैकेनाइज़ एंड ऑटोमेट। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर कट की मिसाल दे रहा है जी, ये भी एक सर्विसेज़ में आ जाता है। ऑफन डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट फॉर द क्वालिटी। अब क्वालिटी से मुराद ये है कि ये लॉ की सर्विसेज़ इसमें कुछ आ जाती हैं कि आप जब लॉ के फील्ड में होते हैं, तो आप अपनी कैसे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज़ देते हैं। इससे फिर आप क्या कर रहे होते हैं, चार्ज करते हैं लोगों को फ़ीस, यानी कि आप सर्विसेज सेक्टर में भी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे माशाल्लाह ये जितने भी आप लॉ में देखें, अदालतों में जज जो होता है वो अपना रिमार्क्स दे रहा होता है और वकील मुँह खोल के देख रहे होते हैं, पता नहीं ये क्या बोल रहा है। तो इसीलिए जितने भी हमारे आ जाते हैं लॉ के स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनका अभी तो करंटली अल्लाह ही हाफ़िज़ है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो अपना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने प्रोडक्टिविटी को देखा। प्रोडक्टिविटी के साथ-साथ हमने सर्विसेज सेक्टर्स को भी देखा और इसके साथ-साथ ऊपर हमने इसके कुछ चैलेंजेस भी देखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि अपना जो है प्रोडक्टिविटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखते हैं। है तो बड़े आसान से हैं, लेकिन फिर भी हम उनको देखेंगे और अपना जो है वो टॉपिक आगे कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।